बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंबर ज़ैदी और प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, मैं इस्लामाबाद में डी चौक पे मौजूद हूं और मेरे पीछे आपको कंटेनर्स और खारदार तारें नज़र आ रही होंगी। ये वही डी चौक है जहां पे पीटीआई की हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, उसने 126 दिन धरना दिया था और उनकी जानिब से मुतालबात थे इंतखाबात में धांधली के हवाले से, और कहा गया था कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो आवाम की परेशानियों का सद्देबाब करेंगे, आवाम की मुश्किलात को हल करेंगे। लेकिन आज इसी हुकूमत के ख़िलाफ़ लेडी हेल्थ वर्कर्स का इसी जगह पर धरना जारी है और उन लेडी हेल्थ वर्कर्स के मुतालबात के हैं आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। इसके अलावा महंगाई की वजह से आवाम परेशान है, आवाम के तासुरात क्या हैं, आवाम के ख़यालात क्या हैं। इस्लामाबाद की मार्केट्स में घूमेंगे और आपको उनकी आवाज़ पहुँचाएँगे कि परेशानी किस वजह से है एक्चुअली, और क्या हुकूमत की जानिब से जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, घरों का वादा हो, वो नौकरियों का वादा हो, बेरोज़गारी से का खात्मे का वादा हो, क्या वो पूरे हुए हैं, किस हद तक पूरे हुए हैं, आवाम किस हद तक सेटिस्फाई है इस हुकूमत से, आपको इस प्रोग्राम में दिखाते हैं। पहले चलते हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने की जानिब, जो कि यहाँ पे डी चौक में हुआ है। गुज़िश्ता शब जो है इन्होंने यहाँ पे ही गुजारी है। इनसे जानते हैं कि कितनी मुश्किलात इनको दरपेश आईं और इनके क्या मुतालबात हैं। ये बताएं, क्या बुनियादी मुतालबात हैं, क्यों धरना दिया जा रहा है आपकी जानिब? देखिए, बुनियादी मुतालबात जो हमारे हैं वो तमाम के तमाम जेन्युइन हैं। हमें हमारी 26 साल सर्विस हो गई है, लेकिन ना तो अभी तक हमारा सर्विस स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, ना अपग्रेडेशंस हुई हैं। तो जो हमारी वर्कर्स डेथ जिनकी हो जाती है उनको पेंशन भी नहीं दी जाती, और अगर जो कोई शहीद हो गई है पोलियो के दौरान, आपको जैसे पता है कि टारगेट किलिंग की जाती है, सिंध में भी हुई, केपीके में भी कई हमारी वर्कर्स जो शहीद हुई, आज तक ना उनको कुछ दिया गया, ना उनको शोधा पैकेज, उनके बच्चे और वह सब उसी तरह रुल रहे हैं। किसी ने कभी ऑन नहीं किया हमारी सर्विसेज को। तो इसी वजह से हम कल यहाँ पे आए। आज हमारा दूसरा दिन है धरने का। रात बहुत शदीद सर्दी थी, हम बाहर खुले आसमान तले थे, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे साथ जो सारी रात रोते बिलखते रहे। यहाँ पे वॉशरूम थे जो वो भी बंद कर दिए इस हुकूमत ने। कंटेनर आप देख रहे हैं, ऐसे कंटेनर लगाए गए हैं जैसे हम दहशतगर्द हों। हम निहत्ती औरतें हैं, देखें हमसे इन्होंने डर के ये कंटेनर लगाए हैं। हम कोई पार्लियामेंट पे कब्जा करना चाह रहे थे, हमने कोई हमला करना था, ऐसा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हम निहत्ती औरतें हैं, हम अपने हकूक़ के लिए यहाँ पे आए हैं, तो लिहाजा हम अपना हकूक़ अपने हैं जो वो ले के जाएंगे। तो हुकूमत की तरफ से चंद नुमाइंदे आए थे, उन्होंने ज़बानी कलामी हमें टरखाने की कोशिश की, लेकिन हम इस तरह नहीं जाएंगे। हमें कोई नोटिफिकेशन दें, हमें एक मुकम्मल यकीन हो, ताकि हमारे मैटर पहले भी कमेटियाँ बना दी जाती हैं और वो ऐसे ही रह जाता है, मामला सॉर्ट आउट कभी नहीं हुआ। लेकिन अब इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं और हम नहीं जाएंगे जब तक हमारा कोई मामला हल नहीं होगा। यहाँ यानी आपका बुनियादी मुतालबा सर्विस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसके साथ साथ आप लोगों को पेंशन नहीं दी जाती, 25 साल तक आप नौकरी करते हैं, इसके अलावा दीगर और क्या मुतालबा? जी, हमारे 8 जो नुमाइंदे हैं यूनियन के, उनको टारगेट किया गया, यूनियन की बुनियाद पे उनको डिसमिस किया गया, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मेरा कसूर ये था, कसूर नहीं मैं कहूँगी इस चीज़ को, मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ क्योंकि मैंने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की थी, मैंने करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी, अपने हकूक़ छीन के लिए थे, जिसकी वजह से हमें टारगेट किया गया और नौकरियों से हमें बरतरफ कर दिया गया। आज 1 साल हो गया है नौकरी के बगैर हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं पुरअज़म हूँ। मैं अपनी यूनियन के साथ स्टैंड कर रही हूँ और अपने लोगों के लिए काम कर रही हूँ। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट की कि आप निहत्ती ख़वातीन और कंटेनर्स इस तरह से लगा दिए गए हैं जैसे पार्लियामेंट पे कब्जा करना है। रात भी आप लोगों ने यहाँ पे बसर की है, ठंड भी हो गई है इस्लामाबाद में काफ़ी। तो हुकूमत की जानिब से जो नुमाइंदे आए हैं उन्होंने आपको क्या श्योरिटी दी है? उन्होंने यही कहा था कि आप एक दफ़ा चले जाएं, आप हम पे यकीन करें, हम कमेटी बनाएंगे मंडे को, उसमें फिर हम आप लोगों को भी शामिल करेंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस चलेगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके मामलात हल करवाएं। तो मंडे तो अभी बहुत दूर है, मतलब अभी आपको 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा, और इन 3-4 दिन में आप क्या समझती हैं, आप लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे? बिल्कुल, अगर हमें इससे ज़्यादा भी बैठना पड़ा, 129 दिन, 30 दिन, 3 महीने, 6 महीने, जितना भी बैठना पड़ा हम बैठेंगे, हम अपना हक लेके ही जाएंगे। मुझे ये बताएं कि आप लोग कहाँ से आए हुए हैं, कितने लोग इसमें शामिल हैं, कौन कौन से सूबों की नुमाइंदगी कर? हमारे यहाँ केपी के है, आज़ाद कश्मीर है, पूरे पंजाब से लोग आए हुए हैं, पिंडी के लोग हैं, पिंडी की पूरी तहसील आई हुई सारी की, और डिस्ट्रिक्ट आया, पूरा पिंडी आया हुआ है यहाँ पर, सब लोग आए हैं। यहाँ देखिए कितने सारे अपने बच्चों के साथ सब बैठे हैं, सब रात बड़े सुकून से गुजारी है, जैसे कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और गवर्नमेंट इतनी डरी हुई है, जितने हथकंडे हो सकते हैं उन्होंने अपने आजमाए हैं, जितने भी हैं,
किसी भी तरीके से हम लोग को कोई रिलीफ नहीं मिला। तो हम खवातीन है ना, जैसे उनकी माएँ बहनें, आप कहते हैं मदीने की रियासत बना रहे हैं, तो आपको हम खवातीन से क्या ख़तरा है? हम तो अपने हकूक़ लेने हैं, अपने वज़ीर आज़म से, अपने मुल्क में लेने आए हैं। हम कोई बॉर्डर से, कोई भारत से लोग तो नहीं आए हुए हैं ना, हम अपने हकूक़ के लिए आए। बस हमारे जो हक़ है, हमारे जायज़ हकूक़ हैं, इम्तियाज़ी सलूक ना करें। हम खवातीन हैं, आपके बच्चों को घरों में जाके पोलियो कतरे पिलाते हैं, डेंगू करते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटियाँ हम लोग से ली जाती हैं। तनख्वाह हमें एक दी जाती है, उसके ऑफिस हमें 20 काम करने पड़ते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा इशू आप लोगों की सिक्योरिटी के हवाले से भी है, जो मुतालबा भी है आप लोगों का। हम ये देखते हैं यूनिसेफ के पेजेस पर, WHO के पेजेस पर पाकिस्तानियों की तस्वीरें शेयर हो रही होती हैं और उसमें बताया होता है कि ये पोलियो टीम्स हैं जो जगह जगह जा रही हैं, लेकिन इन पर हमले किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू है, एक इंटरनेशनल इशू है। इन लोगों की सिक्योरिटी इंतहाई ज़रूरी है, जो कि नहीं दी जा रही इन लोगों को। ये बेसिक मुतालबा है, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है, लेकिन वो मुतालबा पूरा नहीं हो रहा है। इस वजह से ये सरापा एहतजाज हैं और इस्लामाबाद की शाहराहों पे हमें देख रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से आप लोगों ने जो मुतालबा रखा है, उस पर हुकूमत का क्या कहना है? अभी तक हुकूमत ने हमें बस कहा जाता है सिक्योरिटी, लेकिन जो भी अगर कोई केस हो जाता है पोलियो के हवाले से, कोई हमें भी कोई इशू बन जाता है, वो हमें खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। कहते हैं जी FIR आप ही कटवाएं। अब हम खवातीन हो के FIR कटवाएं, फिर हम जो थाने कचहरियों का चक्कर भी हम लगाएं। सिक्योरिटी को तो हमें है इशूज़, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, सिक्योरिटी हमें कोई फराहम नहीं की जाती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पे आप सारी ख़वातीन आई हैं, तो आपके साथ जो आप लोगों के घर वाले या मेल वर्कर्स जो हैं, उन्होंने आपको ज्वाइन नहीं किया, इसकी क्या वजह है? नहीं, हमारे साथ ड्राइवर भाई भी हैं जो हमारे नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा है, वो हमारे साथ आए हुए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है हमारे साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने तो दावे किए थे कि नौकरियां देंगे, हुकूमत ने दावे किए थे कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे लोगों को घर देंगे, नौकरियां, घर दो बुनियादी मुतालबे थे। छत भी ज़रूरी है, नौकरी भी ज़रूरी है, आप अपना पेट भर सकते हैं, रिस्क कमा सकते हैं हलाल, लेकिन हुकूमत के वो दावे सिर्फ दावे के दावे रह गए हैं। बस उनके दावे के दावे ही रह गए हैं, उन्होंने नौकरियां देने की बजाय नौकरियां छीन ली हैं। इस वक्त हमारे साथ भी लेडी हेल्थ वर्कर मौजूद हैं, 7 मेंबर जो इस तारीख को लीड कर रहे हैं, उनको भी टर्मिनेट किया गया है और 1 साल से बहाल नहीं किया गया। सिर्फ वो हमारे सब के मुतालबात की एक जंग लड़ रहे थे, उन्होंने हमें परमानेंट करवाया। हमारे सर्विस स्ट्रक्चर के लिए, हमारे सर्विस रूल के लिए मुख्तलिफ जगह पे जो भी आवाज़ बनता है उनके साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। ये एक बड़ा अलमिया है कि आप लोग अगर सदाए हक बुलंद कर रहे हैं, आप लोग अगर अपने एहतजाज के लिए यहाँ पे सड़कों पे निकले हैं, आप ज़ाहिरी बात है हुकूमत के मुलाजिम भी हैं, तो आपको जो सदाए हक बुलंद करने का सज़ा दी जा रही है, यानी आप लोगों को टर्मिनेट भी किया जा रहा है। जी सदा, ये तो हमें 26 साल हो गए सर्विस से, यही कुछ हमारे साथ हुआ जा रहा है। पिछली हुकूमतों ने भी ऐसा किया, इस हुकूमत से हम पुरुमीद थे, लेकिन इससे भी हम डिसाइड हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। कोई भी हुकूमत हमारे लिए कोई भी लाहे अमल तैयार नहीं करती। अगर वो लाहे अमल तैयार करती है तो अपने काम के लिए। अभी देखिए, पोलियो वर्कर्स को कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं है। हमारा 26 साल सर्विस होने के बावजूद भी कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा भी यहाँ पे वो हो गया है, हवा में उड़ गया है। यहाँ पे कोई हमारे लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ना ही सिक्योरिटी है, ना ही हमारे लिए। हाँ, उल्टा हम पर कामों का बोझ डाला जा रहा है। जो भी NGOs आती हैं, जो भी प्रोग्राम आता है, वो हम पे थोप जाता है। EPI का काम, मीज़ल का काम, कोरोना का काम, और इसके अलावा डेंगू सर्वे, जबकि मुलाजमीन हैं उनके, वो भी हमसे लिया जाता है। अब पोलियो फ्री हमने किया है, पोलियो का क्रेडिट WHO वाले ले जाते हैं, करोड़ों की तनख्वाहें वो ले जाते हैं, मराद वो ले जाते हैं। वो मराद भी हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें मुलाजमीन के बुनियादी हकूक़ चाहिए। हमें जो हमारा बुनियादी हक़ है, हमें सर्विस स्ट्रक्चर चाहिए। हमारा भी दिल चाहता है हर साल की तरह जैसे मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ती हैं, उनकी तरक्कियाँ होती हैं, उनकी स्केल अपग्रेड होते हैं, हमारे भी होने चाहिए। क्या ये हमारा बुनियादी हक़ नहीं है? हम फिर भी कहेंगे इतनी महंगाई के आलम में 20,000 में हम गुजारा कैसे करें, जबकि वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है कि मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता, जबकि वो घर के 2 अफराद हैं। अब हम फैमिलियां पाल रहे हैं। वज़ीर आज़म से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमें आकर कोई सजेशन दे कि हम 20,000 में कैसे गुजारा करें, जबकि आपका 2 लाख में नहीं हो रहा था। अगर आपका 2 लाख में नहीं होता, हम 20,000 में कैसे करें? तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, हमारा सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए, हमारे आइन के तहत हमें अपग्रेड किया जाए
और हमारे जो बुनियादी मुलाजमीन के हकूक़ हैं वो फराहम किए जाएँ। कल से देखिए अब हम बैठे हैं, ना ही पानी का इंतज़ाम, अब जबकि नून लीग वालों ने धरने का ऐलान किया था तो उस वक्त खान साहब ने कहा था मैं कंटेनर भी दूंगा, खाना भी दूंगा, और क्यों वो अपोजिशन थी, वो उनके मद्दे मुकाबिल थी। हम गरीब मजदूर हैं, हम अवाम हैं, इसलिए ना हमारे लिए पानी का इंतज़ाम, ना कंटेनर। तो वैसे ही इन लोगों ने ये डी चौक को जेल बना दिया है। देखें चारों तरफ से ये हमें बंद करके यहाँ मुहासरा किया हुआ है इन लोगों ने हमारा, जैसे हम कैदी हों, हम मुजरिम हों, हमसे कोई गुनाह सरसद हो गया हो और औरतों को कैद में बिठा दिया गया है। उल्टा हमारी बात सुनने की बजाय हमें कोई तवज्जो ही नहीं दी जा रही। अब जो भी पार्टी आ रही है वो अपना एजेंडा लेकर आई है, हमारा कोई हकूक़ नहीं। मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली भी होगी, ज़ाहिरी बात है, तो फैमिली में आपके साथ कौन कौन है, किस तरह से, घर कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान से, मेरा नाम सलमा नवाज़ है, मैं अपनी यूनियन की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान से आई हूँ। जो कि बाकी फैमिली, ज़ाहिरी बात है, ये छोटे छोटे बच्चे स्कूलों से निकाल कर हम अपने साथ लाए हुए हैं और वो कुछ बच्चे घरों में किसी के हवाले करके आए। अब उनका अल्लाह ही हाफ़िज़, पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हमें अपने हकूक़ दिए जाएं ताकि हम जाकर अपने बच्चों की भी देखभाल कर सकें और सेहत के मुहाफ़िज़ हैं हम लोग, और जाकर इलाके में सेहत की तरगीब भी अच्छे। यानी आप अपने घर में अल्लाह के हवाले करके आई हैं? अल्लाह के हवाले, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले करके आए हैं, ताकि यहाँ भी मदीना रियासत का दावा करने वालों को भी एहसास हो कि हम किस अज़ियत से दो चार हैं, हम माएँ बेटे किस अज़ियत से दो चार हैं। मुझे ये बताएं कि अब जो देख रहे हैं तहरीक इंसाफ ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, आप क्या समझती हैं वो तो पूरे नहीं होने जा रहे? अगर आपको यहाँ पे लंबे अरसे बैठना पड़ा तो क्या समझती हैं कि आपके मामलात हल हो जाएंगे लंबे अरसे बैठने? इंशाअल्लाह हम हुकूमत वक्त से पुरुम्मीद हैं कि वो हमारा एहसास करेंगे और वज़ीर आज़म तक हमारी बात पहुंचाएंगे। हाँ, और हमारे हक़ के लिए वज़ीर आज़म साहब पुरुम्मीद हैं कि अच्छा इक़दाम लेंगे। हाँ, ये भी वज़ीर आज़म साहब को बता दें, हम आपकी माएँ बहनें बेटियां हैं, आपने भी इतना लंबा धरना देकर इक़्तिदार हासिल किया था। माज़रत के साथ हम आपका इक़्तिदार लेने नहीं आए, ये धरना हमारे इक़्तिदार के लिए नहीं है, हमारे बुनियादी हकूक़ के लिए है। महंगाई की वजह से हम 20,000 में बताएं हम किस किस्म का गुजारा करें। अब ये धरने की जो वो सूरत हाल है आप सब देख रहे हैं कि भी यहाँ पे कितना वो हो रहा है, कितनी मुश्किलों से ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कोई परमानेंट नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आपका? जी मैं डेरा गाजी खां से आई हूँ। मुझे ये बताएं कि कितनी तनख्वाह है? ये 21,000। तो ये कब से है, कितने अरसा हो गया तकरीबन इसी तनख्वाह? ये अब हम ये थोड़ी अरसा हुआ, ये 15 से बढ़ी है हमारी तनख्वाह, 2015 से पहले 16 से। हाँ जी, पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में भी आप लोगों ने एहतजाज किया था, उस टाइम कुछ पेशरफ्त हुई थी? जी हाँ, थोड़ी बहुत पेशरफ्त हुई थी, बस वो ख़ास नहीं जी, कुछ नहीं खास नहीं। हमारा यही तब से हमारा यही मुतालबा है कि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए, पहले तो हमारे परमानेंट किया जाए। और ये आपको भाई, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे, आपको पता है कि जिस दिन से जॉब होती है उसी दिन से जिसको परमानेंट किया जाता है तो उसी दिन से किया जाता है। इन्होंने हमें 2012 से परमानेंट किया, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी हमने कोर्ट में जाके, इन्होंने हुकूमतों ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें मुसलसल जलील ख्वार। और ये आपको पता है कि अगर एक बंदा डॉक्टर है तो वो सिर्फ अगर स्पेशलिस्ट है तो वो कान का है तो कान का लेकर वो एक ही काम करता है, और हम तो वैक्सीनेटर है वो सिर्फ टीकों का काम करता है, और हमसे ये पूरे काम करवाते हैं। कोरोना का काम है, ये खुद मास्क लगा कर सैनिटाइजर लगा कर घर बैठ गए और हमें भेज दें। कोरोना की वबा में भी इन लेडी हेल्थ वर्कर्स ने अहम किरदार अदा किया, और हमने ये देखा कि अपनी जान जो है इनकी वो रिस्क पे होती थी, ये ख़ुद रिस्क पे होते थे, हाई रिस्क पे होते थे, लेकिन ये हम लोगों की हिफाजत करते थे, हमारे लिए यहाँ पे बैठे होते थे और यहाँ पे पेशेंट्स की खिदमत करते थे। अब इनका एक बहुत ही बुनियादी मुतालबा है सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से, तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से, जो हर एक शख्स का होता है। हुकूमत को चाहिए इस पर तवज्जो लाजमी दे। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, और डी चौक से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और इन लेडी हेल्थ वर्कर से इज़हार यकजहती करने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आ रहे हैं और ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन जब ये यहाँ पे आई हैं इन्हें यहाँ पे खिताब नहीं करने दिया। उनका ये कहना था कि आपकी हुकूमत में भी हमने ये इशू उठाया था लेकिन आपने भी इस पर तवज्जो नहीं दी, लिहाजा पहले तवज्जो नहीं दी गई, अब आप लोग आए हैं इस मामले पर सियासत करने। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे नून लीग अब इज़हार यकजहती के लिए आई है क्योंकि अपोजिशन में है। पहले जब इनकी हुकूमत में इसी तरह एहतजाज हमने देखा था और इसे कवर भी किया था, तब इन्होंने इस तरह से अगर इशू रिजॉल्व किया होता तो आज ये ज़रूरत ना पड़ती। ताहिरा साहिबा, आप लोगों की गवर्नमेंट में ऐसे कई मसाइल सामने आए हैं, अब आप बीइंग ओपोजिशन यहाँ पे आई हैं, इनसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोगों की हुकूमत थी तब भी ये इश्यूज़ थे और तब भी इनका हल नहीं निकाला गया। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आज भी लेडी हेल्थ वर्कर्स उसी बुनियादी मुतालबे पे बैठी हैं कि सर्विस स्ट्रक्चर बहाल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इनके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं क्योंकि ये इनकी जॉब जो है 25 साल के बाद, जैसे ये बता रही हैं कि हमें टर्मिनेशन लेटर दे दिया जाता है और कोई पेंशन, कोई ग्रेजुएटी नहीं दी जाती। ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए और ये इनके मुतालबात जो हैं हमें हल करने चाहिए थे, लेकिन हमारे जब हुकूमत थी तो हमारे इश्यूज़ बड़े गंभीर थे। आपको पता है सबसे बड़ा मसला दहशत गर्दी का था, लोड शेडिंग का था। हम दहशत गर्दी पर कराची से खैबर तक काबू पाने में मसरूफ़ रहे। फिर हमने लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया, 4 घंटे बिजली जाती थी, 1 घंटा आती थी। ये भी बड़े गंभीर मसाइल थे, लेकिन उसके बावजूद हमें LHP का ये मसला भी हल करना चाहिए था। मैंने इनसे पहले माजरत की है कि हमसे ये मसला हल नहीं हो सका, लेकिन हम इनके साथ भरपूर तावन करेंगे। कल नेशनल असम्बली का इजलास है 4:30 बजे, इंशाल्लाह हम हाउस में ये मसला, इनका इशू जो है वो हाईलाइट करेंगे और अपनी तकरीर में कहेंगे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कहेंगे कि इनकी जॉब जो है, इनकी तनख्वाह जो है वो सिंध की LHP के मुसावी की जाए। तमाम LHP जब आप हुकूमत में होके इनका मसला हल नहीं कर सके, अब तो आप ओपोजिशन में कैसे हल करेंगे? नहीं, अपोजिशन में आदमी जब होता है तो उनके मसाइल आवाम के जल्दी हल होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डिफेंसिव पोजीशन पे होती है, अपोजिशन जो है वो इन इश्यूज़ को लेके चलती है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह ये कमिटमेंट के साथ हम बैठी हैं कि जब तक हमारे एजेंडे पे अमल ना हुआ हम यहाँ से घर वापस नहीं जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी आवाज़ असेंबली में भी सुनी जाएगी और यहाँ पर भी ये इनकी आवाज़ जो है असेंबली तक पहुँचेगी और इंशाल्लाह ताला हम इनके मसाइल हल होने तक इनके साथ तावन करेंगे। इनके साथ आप लोग तावन करेंगे। मुस्लिम लीग नून बड़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है, आप लोगों के रहनुमा मुख्तलिफ जलसे जुलूसों की तैयारियों में भी मसरूफ़ हैं। कल भी आप लोग एक पावर शो करने जा रहे हैं, क्या यही वजह है कि अब आवाम को साथ मिलाने की सोचा गया है? इससे पहले भी महंगाई का इशू था, इससे पहले भी इनके मुतालबात थे, लेकिन चूंकि अब आप लोगों की सियासत को ज़रूरत है, अब आप लोगों को ने एक बयानिया रख दिया कि हमने हुकूमत गिरानी है, इस वजह से आप आवाम को साथ लेके चलना चाह रहे हैं? नहीं, हमने हुकूमत गिराने का बयानिया नहीं रखा। हमारा बयानिया है वोट को इज्जत दें। हमारा बयानिया ये हरगिज़ नहीं है कि हम गवर्नमेंट को गिराएंगे। हाँ, हमने ये ज़रूर कहा है कि हम गैर आइनी हुकूमत जो आइन के मुताबिक नहीं चल रही उसके खात्मे तक अवाम के साथ हैं और हमारा इशू जो है वो अवाम का इशू है। बेरोज़गारी, महंगाई, ये जो लोग कहते थे 1 लाख नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, ये तो पहले घर भी गिरा रहे हैं लोगों के, और जो नौकरियां हैं वो उससे भी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ रही है। हम अवाम के साथ हैं, महंगाई आसमान को छू रही है। कल से आप देखें गुजरांवाले का जलसा जब से अनाउंस हो गया, प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार महंगाई इशू पे कैबिनेट मीटिंग्स कर रहे हैं और आवाम को यकीन दिला रहे हैं हम फलां कमीशन बना रहे हैं, फलां टाइगर फोर्स को बना रहे हैं, वो जाके मॉनिटरिंग करेगी, कीमतें देखेगी। ये हो गा वाला काम 2 साल से चल रहा है। अब हम चाहते हैं आवाम के मसले हल हों, ताकि होंगे तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। जब तक उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा, PDM ने हर जगह जलसे अनाउंस कर दिए हैं, पीपल्स पार्टी ने कर दिए हैं, PMLN। सर तो कहते हैं कि आप लोगों की अपनी सियासत है, अपने मफादात हैं, NRO का चक्कर है और NRO मैं नहीं दूंगा, इस वजह से आप लोग एहतजाज करें, आवाम के लिए तो बाहर नहीं आए हैं। यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स के भी आप जैसी धरने में आई, उन्होंने कहा यहाँ पे सियासत ना नहीं, उन्होंने ये कहा कि आपकी गवर्नमेंट में भी हमारे मसाइल हल नहीं हुए थे। उन्होंने ये नहीं कहा
कि ना, जब मैंने कहा हम इज़हारे यकजहती के लिए आए हैं, उन्होंने फ़ौरन मुझे बोलने दिया और मुझे सुना बड़े सुकून के साथ। बात यह है कि अवाम के मसाइल ही इस वक्त सबसे अहम है। प्राइम मिनिस्टर NRO देने के मजाज ही नहीं, उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो NRO दें। वो तो सिर्फ नैब का शिकंजा अपोजिशन के गिर्द घेरा तंग करते हैं। क्या गवर्नमेंट के बेंचों पर सारे फरिश्ते बैठे हैं और गवर्नमेंट में जो करप्ट लोग हैं कमीशन के बाद साबित होते हैं, आटा चीनी चोर जो हैं, जिनमें खुसरो बख्तियार साहब हैं। जहांगीर तरीन साहब को NRO नहीं मिला, वो जहाज़ पे बैठ के लंदन चले गए, आज वहाँ आराम से बैठे हैं, उनका बेटा भी साथ है, खुसरो बख्तियार हैं। बाकी लोग जो कमीशन में रिपोर्ट आई तो साबित हुए, तो कितने लोगों पे कोई एक्शन हुआ है? शिकंजा सिर्फ अपोजिशन के लिए, नैब का और गवर्नमेंट के हर आदमी को छुट्टी है। चलेंगे बातें तो हम टॉक शोज़ में और रोज़ाना रात को बैठ के स्टूडियो में भी करते हैं। आज इनके लिए हम बाहर निकले हैं, इनका एहतजाज लोगों को दिखाने के लिए है। क्या आप इनके हकूक़ की आवाज़ पार्लियामेंट में बुलंद करेंगी? इंशाल्लाह मैं, कल सेशन है, कल ही इनके हकूक़ की आवाज़ के लिए मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ी होकर बुलंद करूंगी और मैं जवाब भी चाहूँगी हुकूमत से, ताकि इनके मसाइल जल्द से जल्द हल हों। ये बच्चों को छोड़ के, घरों को छोड़ के दूर दूर इलाकों से आई हैं, ये अपने घरों को वापस जा सकें। महंगाई का इशू है जिस पर मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासत कर रही है और मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि महंगाई का इशू जो है किसी ना किसी तरह हम इसको लेके आवाम को मोबिलाइज़ करें। आप क्या समझती हैं, इस महंगाई के इशू पर आवाम बाहर निकलेगी? जी, मेरे ख्याल से आवाम को ज़रूर निकलना चाहिए। आप ख़ुद देखें कि इन्होंने तनख्वाह 1 रुपया नहीं बढ़ाया, जो सालाना इंक्रीमेंट था वो भी इन्होंने नहीं बढ़ाया, तो महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है। अगर 20,000 तनख्वाह है आपकी तो ख़र्चा तो बढ़ गया ना। आप अगर अपना बजट देखें, 20,000 की सैलरी तो वही है आपकी, इंक्रीमेंट भी नहीं है, तो आप उसको कैसा पूरा करेंगे? अगर आपका ख़र्चा अब जो है 50,000 बन गया तो 30,000 आप कहाँ से लाएंगे? करप्शन होगी, फिर चोरी डाके होंगे। आपने अपना घर चलाना है ना, उसको चलाने के लिए बताएं फिर मुझे क्या करेंगे आप? इसका हल क्या है, इस महंगाई का हल? ये तो हम अभी से नहीं, जैसी हुकूमत आई है तब से ये महंगाई की बातें हो रही हैं, फिर कोरोना आ गया, अब दोबारा महंगाई की बातें शुरू हो गई हैं, एक दफ़ा फिर से इशू हाईलाइट हो गया है। तो ये बस इशू हाईलाइट ही होता है, इसका हल किसने निकालना है, किस तरह से मुमकिन है? आप लोगों की जानिब से बुनियादी मुतालबा क्या है? देखिए, मैंने तो ये कहती हूँ कि खान साहब ने जो कुछ कंटेनर पे किया है उन्हें याद होना चाहिए। उन्होंने बिल चलाए, उन्होंने हर चीज़ को, मतलब आपको सिविल नाफरमानी तक वो लेके गए हैं। तो आज वो लोगों को कैसे कह रहे हैं कि आप सुकून से रहें, आप घबराएं नहीं, इस जुमले को वो कैसे डिफेंस कर रहे हैं ना, ये बताएं ना ज़रा कि लोग अब क्यों ना घबराएं। आप एक डेली आप टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, आपने बिजली का पर यूनिट जो है उनके 30 मार्च में उन्होंने कहा था कि बिजली का यूनिट नहीं बढ़ेगा, उसके बाद 3 माह में मुसलसल बिजली का यूनिट तकरीबन 7 रुपये ऊपर गया है। तो वो बिजली अब टैक्सेस के साथ आ रहे हैं, हम पानी का टैक्स दे रहे हैं, बिजली का दे रहे हैं, घरों के टैक्स दे रहे हैं, तो वो हम सारे कहाँ से लाएं? मुझे ये बताएं, बिजली की आपने बात की, बिजली और गैस के हवाले से काबीना में भी डिस्कशन हुई और अब विफाकी वज़ीर भी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये इशू हल होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से भी ये आवाज़ें आ रही हैं, हुकूमत के रहनुमाओं की जानिब से, कि सबसे बड़ी दुश्मन महंगाई है। तो आप क्या समझती हैं, बिजली और गैस के मामले पर या अशिया खुर्दनोश के मामले पर आवाम को रिलीफ मिल सकेगा अगर हुकूमत फोकस रहे? जी, अगर हुकूमत फोकस करे, लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करे तो क्यों नहीं मिलेगा? आप इस हुकूमत से पूछे ना कि लोगों की बेटियां बूढ़ी हो रही हैं घरों पे बैठे हुए, वो उनकी शादियां करने से मजबूर है, ना वो जहेज़ दे सकते हैं, ना शादी का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं। खान साहब क्यों नहीं उनसे पूछते? खुद ये पार्लियामेंट में बैठे हुए, इनके दाएँ बाएँ सारी एलीट क्लास है, जो चोर हैं सारे इनके साथ बैठे हुए हैं। अगर आप नैब पे कर रहे हैं ना केस, तो फिर अक्रॉस द बोर्ड जाएं, आप सबको लें। अपोजिशन आपके जहन से निकल नहीं रही, आप अपोजिशन से जो जंग है इसको ख़त्म करें और फोकस हो अपनी हुकूमत पे, तो फिर आप डिलीवर करेंगे ना। अगर हुकूमत अपनी जो कारकर्दगी है उस पर फोकस करे तो ये इश्यूज़ हल हो सकते हैं, लेकिन महंगाई के इशू पर आवाम मुत्तहिद है और आवाम बाहर भी हमें नज़र आ रही है, चाहे वो सर्विस स्ट्रक्चर का इशू हो, महंगाई का इशू हो या दीगर इश्यूज़ हो गवर्नेंस से रिलेटेड। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की दीगर पार्टीज़ जो हैं एहतजाज कर रही हैं, आके आवाम में जलसे करना चाह रही हैं और इस हवाले से हुकूमत बुखलाहट का भी शिकार है। लेकिन ये बुखलाहट के शिकार हुकूमत की परेशानी तब तक कम नहीं होगी जब तक महंगाई का सद्देबाब ना किया जाए। बुनियादी मसला महंगाई का है, आवाम महंगाई की वजह से परेशान है, आवाम को बुनियादी हकूक़ चाहिए, आवाम को चाहिए कि वो अपनी जो 2 वक्त की रोटी कमाती है
उसको इस तरह से उसके हवाले से वो इतनी कॉन्फिडेंट हो कि आप अपना गुज़र बसर आसानी से कर सकें। लेकिन जब आपको वो गुज़र बसर करने का मौका ना मिला, जब आप आगे से आपको आगे से एहतजाज के लिए आना पड़े, तो तमाम चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और फिर महंगाई के इशू को ही लेकर आवाम से पूछेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम इस्लामाबाद की मार्केट्स में मौजूद हैं और इस्लामाबाद के शहरियों से जानते हैं महंगाई का क्या हाल है। महंगाई के हवाले से अपोजिशन भी एहतजाज कर रही है, आवाम भी एहतजाज कर रही है, और महंगाई हो भी ज़्यादा रही है। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद के रहायशी। जी जी भैया, मुझे ये बताएं कि कितनी महंगाई हो गई है? यार बहुत से महंगाई कोरोना से पहले तो बहुत ठीक था मामला, लेकिन कोरोना के बाद तो एकदम ही महंगाई ऊपर हो गई है। जैसे चीनी की एग्जांपल देता हूँ आपको, चीनी 55 की मैं होलसेल पे ले रहा था, और वही चीनी अब 105 की मिल रही है, तो मैंने चाहे तो वही 40-50 की बेचनी है। पत्ती की आप एग्जांपल ले लें, इसके अलावा और राशन आप देख लें, तो सारी आइटम्स पे ही जो है ना महंगाई हुई है, और डबल हुई है बिल्कुल। और हमारे अफोर्डेबल से बाहर है, मेरा ये बिज़नेस है फूड का, तो उसमें मैं वर्कर की सैलरियाँ भी निकाल नहीं पा रहा, इतनी महंगाई है, क्योंकि रेंट इतना है और मामले सारा मामला देखा जाए तो बिल्कुल ही बिज़नेस करना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया पाकिस्तान से। यानी कारोबार बहुत मुश्किल हो गया, कोरोना हो गया, बहुत टफ टाइम हो गया कोरोना के बाद। और सब्सिडी हुकूमत की तरफ से तो बिल्कुल भी ज़ीरो मिली है। एक हमें मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बिल पे जो 20% हमें मिला है, इसके अलावा बिल्कुल ही जो है ना खाली है, बिल्कुल ख़त्म है। अच्छा, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। महंगाई का मुझे बताएं, महंगाई बढ़ गई है तो गुजारा किस तरह कर रहे हैं आप? भाई गुजारा अभी नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है गुजारा करना। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी थी, महंगाई उसमें ज़्यादा कम थी, या इसकी पीटीआई की बात की जाए तो बेहतर है हुकूमत महंगाई के हवाले से? ये अभी बस महंगाई होना शुरू हो गई है, पहले तो ठीक था। अच्छा यार, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी महंगाई थी, पीटीआई के दौर में भी महंगाई है, तो इन दोनों अदवार में क्या आपको डिफरेंस नज़र आया है, क्या फ़र्क है? सर वर्क है, ये पीटीआई के दौर में बहुत सख्त महंगाई है, इसकी वजह से हर बंदा मजदूर परेशान है। एक बंदा अगर 500-600 रुपये दिहाड़ ले रहा है, उसको गुजारा नहीं हो रहा है। एक बंदा अगर 500-600 में से उसका निज़ाम नहीं चाह रहा है। इस दौर में बहुत सख्त महंगाई जा रही है, मजदूर बंदा बहुत परेशान है। और बेरोज़गारी के क्या हालात हैं? बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा हो गई है। काम मिल रहा है आपको? काम कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। दिहाड़ी पे काम करते हैं? दिहाड़ी पे तो रोज़ाना की बुनियाद पर काम नहीं होता? नहीं होता है। अच्छा, कोरोना से पहले था काम? कोरोना के पहले पे वह गुजारा ही था। तो ये कब से ऐसे हालात हुए हैं कि बस गुजारा ही हो रहा है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात आपको जब से पीटीआई की हुकूमत आई है। किसको वोट दिया था? मैंने तो नून लीग को दिया था। तो नून लीग का दौर बेहतर था इस वजह से दिया था? बेहतर तो हमारे लिए सही, ये नहीं कह रहे कि उसका बेहतर था, हमारे लिए ठीक है, बेहतर था, वो भी सही है, पर ये जो है ना, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। खान साहब तो कह रहे हैं घबराना नहीं है, मगर आवाम बहुत से घबरा गई है ना। वो तो कहते हैं घबराना नहीं है, वो तो अपनी वजह से कह रहे हैं कि घबराना नहीं है। ये आपको हालात आइंदा आने वाले दिनों में ठीक होते नज़र आ रहे हैं? आपको लग रहा है कि पीटीआई कुछ बेहतर परफॉर्म करेगी? बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं। मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, नहीं चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। मुझे ये बताएं कि अवाम के मसाइल क्या हैं? एक तरफ अपोजिशन शोर मचा रही है, एक तरफ हुकूमत दावे कर रही है एहतसाब के, तो अवामी इश्यूज़ को आज हम प्रोग्राम में हाईलाइट कर रहे हैं। क्या क्या इश्यूज़ हैं आवाम के लिए? तो जो इश्यूज़ हैं वो रोटी कपड़ा मकान वाला इशू है, और आवाम को जो चाहिए वो इन्फ्लेशन कम हो और उनका रोज़मर्रा का गुजारा हो जाए। आवाम शायद इससे बढ़ के कुछ सोच ही नहीं रही है। जहाँ तक हुकूमत की पोजीशन की बात कर रहा हूँ, तो वो ये है कि हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं नज़र आती। हम जब जरदारी साहब की तरफ देखते हैं तो उनके साथ एक बहुत सारा बैगेज है। हम
नवाज शरीफ को देखते हैं तो वो मुल्क से भाग गए हैं। इसके अलावा और क्या चॉइस है हमारे पास? अब सूरत हाल क्या जा रही है? सूरत हाल मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को इससे ज़्यादा डिलीजेंटली काम करना चाहिए, प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहिए, प्राइसेस को बढ़ने नहीं देना चाहिए। क्यों बढ़ रही हैं, इसमें हुकूमत एट फॉल्ट है। अगर ये इससे कंट्रोल कर ले तो मेरा ख्याल है हुकूमत के बाकी के साल भी श्योरिटी के साथ वो पूरे कर सकती, मगर अगर ये ना किया तो कहीं अयूब खान वाला हाल ना हो जाए। मैंने अभी जितने भी यहाँ पे लोगों से बात की है इस मार्केट में गुजरते हुए, और मैंने कोशिश की है कि मैं प्रोग्राम बैलेंस करके चलूँ कि बहुत ज़्यादा अगेंस्ट भी ऐसी चीज़ों पे ना जाया जाए जिस पे हक़ नहीं बनता हुकूमत के। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बंदा भी नहीं मिला है जो पीटीआई की साइड ले। हाँ, ऐसे बंदे ज़रूर मिले हैं जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया, जिन्होंने तब्दीली के हवाले से अपने अज़म का इज़हार किया, लेकिन वो आप वाली बात है कि डिसअपॉइंटमेंट है। तो इस सारी डिसअपॉइंटमेंट को अगर हम देखें तो आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में इमरान खान अपनी मकबूलियत बिल्कुल खो बैठेंगे। आपका क्या ख्याल है? ऐसा ही है। अगर इमरान ने अब इसको कंट्रोल ना किया, इस महंगाई को और लोगों के साथ जो गुज़र रही है इसको कंट्रोल ना कर पाए, तो वाकई में वो अपनी मकबूलियत खो बैठेंगे। मैं मानता हूँ उन्होंने इंटरनेशनली बड़ा अच्छा यूएन में भी हमें प्रेजेंट किया, इंटरनेशनल सिनेरियो भी में भी वो बड़े अच्छे जा रहे हैं, मगर रिक्वायरमेंट ये है कि होम ग्राउंड के ऊपर अपने गरीबों का कुछ ना कुछ करें। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो वाकई में वो अपनी मकबूलियत खो बैठेंगे और आवाम को रोटी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब रोटी 2 वक्त की पूरी नहीं होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान अपनी मकबूलियत को कायम रख पाएंगे। सर, इमरान खान के नाम कोई आखिरी पैगाम आप जो ये देना चाहते हो हमारे? मैंने आपसे बताया मैं इमरान का ही सपोर्टर हूँ, मैंने उसी को वोट दिया है, मगर मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत काम कर रही है इट्स नॉट अनफ। ही हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, ही हैज़ टू डू पुट इन मोर। उन्हें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी और अवाम ने अपने ख़यालात का इज़हार किया, खुल कर किया। खान साहब, आप कहते हैं कि ओपोजिशन के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस हैं, वो आपसे एनआरओ मांग रहे हैं और आप देना नहीं चाह रहे, इसलिए वो आपके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। लेकिन ये आम आवाम, ये लोग जिन्होंने आपको वोट दिया था, जो तब्दीली चाहते थे, वो किस वजह से आपके ख़िलाफ़ हुए हुए हैं? इनको तो एनआरओ नहीं चाहिए, ना इन पर करप्शन के केसेस हैं, ये क्यों आपके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं? इस बात पर हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। ना सिर्फ हुकूमत बल्कि इमरान खान की पूरी टीम को इस मामले पर सोचने और संजीदगी से लेने की बहुत ज़रूरत है। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए फ़िलहाल प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।